आरिस ने सारा से ट्रे उठाने का इशारा करते हुए बाबा से पूछा, आरिस, बाबा जी, आप हमें इतना लजीज नाश्ता करवा रहे हो और खुद चाय चने और बिस्कुट खा रहे हो, ऐसा क्यों? बाबा, मेरे बच्चों, कोई किसी को नहीं खिलाता, सब अपने नसीब का खाते हैं। अगर कोई अपने लिए ये सोचता है कि मैं खिलाने वाला हूँ तो उससे बड़ा नासमझ कोई नहीं। रही बात मेरी, जो मेरे नसीब में लिखा है मैं वो खाऊंगा। आरिस, बाबा जी, ये आदमी कौन था जो इतना सारा नाश्ता देकर गया और इज्जत से आपके कहने पर इतना सारा नाश्ता रख कर गया? आपका नौकर है ये? बाबा, बेटा, मेरा हुलिया देखकर तुम्हें लगता है मेरा कोई नौकर भी होगा? आरिस, मुझे तो वो आपका नौकर लगा। बाबा, बेटा, मैं यहाँ कब्रिस्तान में रहने वाला एक मामूली सा इंसान यही रहता हूँ। आज जमीन के ऊपर हूँ, पता नहीं कब जमीन के नीचे जाने का वक्त आ जाए। सारा, बाबा जी, कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा ने कहा था बाबा की किसी भी बात पर ना मत करना, इसलिए आपके मंगाए नाश्ते को मना नहीं करा। बाबा ने सारा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। आरिस बाबा से बोला, आरिस, बाबा जी, पता नहीं ऐसा लगता है कोई बड़ा राज छुपा है। पापा भी कुछ नहीं बोलते हैं। आपकी आदत भी पापा से बहुत मिलती है। आप भी उनके दोस्त रहे हैं क्या? बाबा, आपके पापा का सिर्फ एक ही दोस्त था, रसाद, मतलब रोमियो, जिसे वो अपनी जान से ज़्यादा प्यार भी करते हैं, गुस्सा भी और उसी से नाराज़गी भी। उसके बाद बाबा एक खूबसूरत सा शेर पढ़ने लगते हैं और रोते हैं। आरिस, बाबा जी, इतनी गहरी दोस्ती थी पापा और रोमियो की? बाबा, हाँ, सुना तो ऐसा ही है, लफ्ज़ों में बयां करना मुश्किल है। यह गांव में बहुत उन दोनों के अफसाने। बाबा, हाँ, सुना तो ऐसा ही है, लफ्ज़ों में बयां करना मुश्किल है। यहाँ गांव में बहुत आम चर्चा होंगी उन दोनों की अफसानों की। मैं तो किसी से मिलता नहीं हूँ, हो सकता है तुम्हें कोई और बता दे। मैं तो बस उनके किसी ना खत्म होने वाले रिश्ते को जानता हूँ। अब लोग क्या सोचते और क्या कहेंगे ये अब मैं नहीं जानता। सारा, बाबा, आपके बीवी बच्चे कहाँ हैं? बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। तिया फिर से कहने लगे, बाबा, बेटे, तुम इतनी पुरानी बातें क्यों सुनने आए? बस अब तो वो अफसाने बन गए, फिर सबकी बातें याद करके मैं भी दुखी हो जाऊंगा। सारा, एक बेटी को सब नहीं बताओगे बाबा जी? जो आप जानते हो, रोमियो और इरम की कहानी कैसे शुरू हुई, क्या हुआ उनके साथ, सब जानकर ही वापस जाऊंगी। मतलब बेटी, तुम सारा बात जानकर ही जाऊंगी? अच्छा, ठीक है, शुरू से सुनो। बाबा, ठीक है मेरे बच्चों, जब तुम सुनना ही चाहते हो तो फिर सुनो। आज से 32 साल पहले की बात है। एक सुबह नासिर और रशाद, जिसके बाद में सब रोमियो के नाम से जानते थे, स्कूल के लिए साथ निकले। गांव से आगे एक तालाब के पास से गुजरते हुए नासिर ने रशाद को कहा, रसाद, जल्दी देख, उधर तालाब पर एक लड़की हाथ ऊपर करके कूदकर अपनी जान देने जा रही है। पीछे से देखने में जवान लड़की लग रही है। भागकर उसे बचाते हैं। चल, उसे तालाब में कूदने से रोकते हैं। रसाद सही बोल रहा है। इसने तालाब में कूदने के लिए दोनों हाथ ऊपर कर लिए हैं। वक्त कम है, मैं भाग कर जाता हूँ तो मेरे पीछे आ। रसाद तेजी से तालाब के किनारे लड़की को बचाने भागा और दोनों हाथ कमर में डालकर लड़की को पीछे खींचा। संतुलन बिगड़ने के कारण रसाद घास में सीधे गिरा और लड़की उसके ऊपर, मानो जैसे रसाद नीचे लेटा हो और लड़की उसके ऊपर। लड़की पहले कुछ समझ नहीं पाई, फिर खड़ी होकर रसाद से बोली। लड़की बोलती है, पागल, बदतमीज, गधे कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? रसाद
कुछ देर जमीन में लेटा खुद से ही बड़बड़ाने लगा। आज पहली बार पता चला लड़की कितनी कोमल होती है। क्या खुशबू थी, सांसें महका दी। आज समझ आया लोग क्यों दीवाने बन जाते हैं। बाबा आगे बताते हुए दोनों से बोलता है। अभी रसाद अपने आप से ही बातें कर रहा होता है। लड़की फिर से बोलती है। लड़की, ओह पागल लड़के, तुमसे ही बातें कर रही हूँ मैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत बदतमीज। रसाद जमीन पर लेटा रहा, फिर उठा, एक घुटने जमीन पर टेक कर लड़की से बोला। रसाद, मैंने आपको कमरे मरने से बचाया। शुक्रिया तो क्या बोलती, डांटने लगी आप मुझे। मैं न पकड़ता तो आप आज मर चुकी होती इस भरी जवानी में। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इसी भरी जवानी में मरने जा रही थी। लड़की, ओ हेलो पागल, मैं मरने वाली लड़की नहीं हूँ। मैं बहुत ही सहनशील और नई जमाने की लड़की हूँ। तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं आत्महत्या करने आई थी इस तालाब पे। लड़की, मैं क्यों जान दूंगी अपनी, ऐसा थप्पड़ लगाऊंगी दिमाग ठिकाने आ जाएगा तुम्हारे। रसाद, मैं अंधा नहीं हूँ, सब नज़र आता है मुझे। दूर से ही देख लिया था मैंने। तुम हाथ ऊपर करके तालाब में कूदने ही वाली थी। अच्छा हुआ मैं सही वक्त पर आ गया। छपाक, अपना जिस्म नीचे और आत्मा ऊपर होती अब तक। लड़की, अपना मुंह बंद रखो बदतमीज। मैं तालाब के किनारे यहाँ अंगड़ाई ले रही थी। सुबह सवेरे यहाँ नंगे पाँव ओस पर रेंगने के लिए मैं आती हूँ और योगा करती हूँ। रसाद, अच्छा ऐसा क्या। लड़की, हाँ पागल बेवकूफ़ लड़के। रसाद, अच्छा ही हुआ सुबह में अंगड़ाई ली। आपने दोपहर को लेती अंगड़ाई तो शाम तक झील चली जाती है आप। ये सुनकर लड़की को गुस्सा आ जाता है। रसाद, दिमाग खराब है तुम्हारा, चल क्या रहा है तुम्हारे मन में। रसाद, मैं तो सीधा लड़का हूँ, फिर भी आपको लड़कों का बता दूँ, ऐसी कातिल अंगड़ाई आप दोपहर को लेती। आप तो तालाब के किनारे बैठने वाले लड़कों की दिल की धड़कन रुक जाती, फिर उनके कत्ल का इंजाम आप पर आता और आप जेल में। वैसे भी आपको ही इस गांव में पहली बार देखा है। कहाँ से हो। लड़की, बकवास बंद करो, अब तुम ये बताओ तुमने मुझे छुआ कैसे। लड़की की इतना बोलते ही रसाद लड़की की तरफ बढ़ा, अपने दोनों हाथ लड़की को कमर में डाला और उसे बाहों में भर लिया। उसकी आंखों में आंखें डाली। रसाद की नाक लड़की की नाक से मिल गई। लड़की और रसाद की बाहों में थी। रसाद लड़की से बोलता है। रसाद, ऐसे छुआ मैंने आपको, आप समझ आ गई आपको। लड़की ने थोड़ा दूर खड़े 4 डंडे हाथ में लिए खड़े पहलवानों से गुस्से में कहा। बाबा दोनों के बारे में कुछ बता ही रहे थे कि फिर से वो आदमी आया और एक बड़े से ट्रे में लजीज और पकवाने लेकर आया। आगे की कहानी आप सभी को पार्ट 3 में देखने को मिल जाएंगी। धन्यवाद।